बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। साथियों, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज 62वां दिन है धरने का। जैसा कि आप सभी जानते हो, 20 फरवरी से लगातार धरना चल रहा है और आज इस धरने में उपस्थित पुणे से शशिकांत नारायण गुर्जर जी, जो कि वेटन पुणे से आए हुए हैं, जो माझी सैनिक संघ पुणे से एसोसिएटेड हैं, पुणे से आज के धरने में सम्मिलित हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैप्टन मुकेश सांगवान जी, जो मेरठ से अपने 10 आदमियों के साथ आए हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सूबेदार मेजर श्यामवीर सिंह बीकानेर से आए, जो अभी अभी आपको बहुत बारीकियों से समझा रहे थे क्या क्या विसंगतियां हैं और किस तरीके से उनको हल करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी, मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि हमको अपनी मर्यादा, शालीनता, जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि कल वही शब्द कोई हमारे लिए कहे तो उनको हम स्वीकार ना कर सकें। उनके लिए मैं बहुत बहुत साहब का धन्यवाद कि साहब बहुत ही अच्छी बात कही। नेक्स्ट वेटरन हमारे हरिंदर सिंह तरन तारण से अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। ये मैं अभी सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि ये सारे लोग जो 10 आदमी 8-10 आदमी आए हैं, सभी जॉब में हैं। और लेकिन आज जैसा कि आप सभी जानते हो, वीकेंड है, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। वो अपनी जॉब से छुट्टी लेकर आज इस धरने में सम्मिलित हुए हैं। उन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सूबेदार मेजर कुंवर सिंह बिष्ट उत्तराखंड से अपनी टीम के साथ आए हैं। उत्तराखंड वालों ने पहले 15 दिन संभाला था और आज फिर यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे सभी साथियों का जो जज्बा है, जो कुछ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर गुजरने की जो दिल में एक चाहत है, वो दर्शाती है कि इस एज में और कितनी कितनी दूर से आकर यहाँ पर संवैधानिक तरीके से, अनुशासित तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं। और मंच पे विराज धर्मराज सिंह शौरान जी और आगे बहुत मेरे बुजुर्ग, वेटरन बुजुर्ग क्या कहूँगा, दिग्गज हैं हमारे, सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, जो जब कभी भी आप आओगे यहीं मिलते हैं। और हमारे सूबेदार बाला किशन जी, जो 20 फरवरी से यहाँ लगातार हैं, केरल से। हवलदार जनकराज जी पीछे बैठे हुए हैं, आप देखेंगे, हवलदार जनकराज जी जम्मू एंड कश्मीर से 20 फरवरी से आज तक वापस नहीं गए हैं। मैं भी बीच बीच में आता रहता हूं, जाता रहता हूं। मैं इनके जज्बे को तहे दिल से सलाम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, 9 अप्रैल को जितना ये संघर्ष चल रहा था, एक मंच पर आने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन हुआ और 16 अप्रैल को अब इसका नामकरण हो गया फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। जितने भी संस्थाएं हैं, जिस राज्यों में, अपने ज़िलों में जहाँ जहाँ जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अब तक लगभग 250 फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के साथ में एफिलिएटेड हो चुकी हैं। उन्होंने अपना सहमति पत्र दे दिया है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से 30 अप्रैल को उसी तरीके से एक कॉल की गई है, जिस तरीके से 3 अप्रैल को डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया था। जो हमारी विसंगतियां हैं उन सब को लेकर जो ज्ञापन दिया गया था, उसी तरीके से 30 अप्रैल को दिन में 11 बजे अपने अपने ज़िले के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संयुक्त रूप से ज्ञापन देना है। वो ज्ञापन का मसौदा तैयार हो गया है और सबके पास पहुंच जाएगा, पीडीएफ पहुंच जाएगी। आपने अपने लेटर हेड पर, जो आपकी संस्था है,
उस संस्था के लेटर हेड पर उसको लगाना है, लिखना है और उसकी एक कॉपी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के लिए भी भेजनी है। उसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और मैं आज आपको नोट भी करवा दूंगा और मैं अपने YouTube के माध्यम से उसको सबके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो आपका एक कॉपी जाना है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के नाम और आपका ज्ञापन जाना है आपके ज़िले के जो सांसद जी होंगे उनके नाम पर। तो ये 30 अप्रैल को 11 बजे, उससे पहले आप अपने सांसद जी को ये सूचना दे दें कि हम आपको 30 तारीख को 11 बजे ज्ञापन देने के लिए आपके निवास स्थान पर या आपके कार्यालय पर आने वाले हैं, ताकि वो उस समय तैयार रहें आपका जो ज्ञापन देने जाएंगे अपनी विसंगतियों का उसको लेने के लिए। दोस्तों, ये वो समय है कि जब हमारा जवान जेसीओ अपनी विसंगतियों के प्रति अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ जाग रहा है, जान चुका है कि उनके साथ किस तरीके से छलावा हुआ है। मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि सरकार की तरफ से बहुत सारा पैसा दिया गया है, लेकिन वो पैसा गलत जगह पर चला गया है। आपके खाते में जो आना चाहिए था वो नहीं आया है। इसमें इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, शेयर का जो बंटवारा हुआ है, वो जिसको जाना चाहिए था उसको नहीं गया और जिनको नहीं जाना चाहिए था उन्होंने ले लिया। एक कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, वो वाली बात हुई है। आपको नहीं मिला आपका हक। इसके बहुत सारे अगर फैक्ट देखेंगे, मैं पहले बता चुका हूं और आप चाहेंगे तो मैं आज भी आपको कुछ छोटे छोटे बहुत माइनर चीजें हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पे एंड अलाउंसेस आपकी काबिलियत, आपके इनरोलमेंट और आपके अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको मिलता है। उसमें किसी का कोई बराबरी नहीं हो सकती और ना ही वो बराबरी का कोई मुद्दा है, क्योंकि आप किस लेवल से इनरोल्ड हुए थे और दूसरा ग्रुप किस लेवल से, किस एजुकेशन से इनरोल्ड हुआ है, वो उसके हिसाब से पे एंड अलाउंसेस, अदर फैसिलिटीज, एकोमोडेशन, राशन, सारी चीज़ें और ड्यूटी भी उसी के हिसाब से मिलती है, आपके इनरोलमेंट और काबिलियत के हिसाब से। तो वहाँ पर पे एंड पेंशन और जो आपका बनता है वो सही है, उस पर कहीं किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह वहाँ पर है जहाँ पर आपका जो जोखिम है, जिस तरीके से आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपके इनरोलमेंट के हिसाब से आपका पे एंड अलाउंसेस और पेंशन मिलती है, उसी तरीके से जोखिम के हिसाब से आपका जोखिम भत्ता मिलना चाहिए। जिसका जोखिम ज़्यादा उसका भत्ता ज़्यादा, जिसका जोखिम कम उसका जोखिम भत्ता कम। जिस तरीके से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम, आपका पे एंड अलाउंसेस उसी हिसाब से कम है। जिस तरीके से अधिकारी वर्ग का क्वालिफिकेशन एजुकेशन ज़्यादा है और उन्होंने कमीशनिंग ली है, उनके उस हिसाब से जो पे एंड अलाउंसेस हैं उसी हिसाब से रिस्क अलाउंस भी ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी जो डिसेबिलिटीज हैं, जो अपंगता हैं, जो आपको ड्यूटी के दौरान, चाहे वो ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हो, प्राकृतिक आपदा की वजह से हो या किसी ऑपरेशन की वजह से हो, जिस तरीके से आपकी डिसेबिलिटी बनती है वो डिसेबिलिटी अलाउंस आपके जोखिम के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन शालीनता और समझदारी देखिए, जिसको सबसे ज़्यादा जोखिम है वो फिर भी सबसे ज़्यादा की मांग नहीं कर रहा, वो बराबरी की मांग कर रहा है, और जिसको सबसे कम जोखिम है वो सबसे ज़्यादा जोखिम भत्ता लेके बैठे हुए हैं। ये है सबसे बड़ी विसंगति। ओआरओपी ने तो सिर्फ आपकी आंख खोली है, विसंगतियां तो इससे पहले आपके साथ पहले से होती आ रही हैं। आज के धरने में हमारी मैडम बैठ जाइए प्लीज। हम आपको बहुत बहुत हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं और मैं चाहूँगा कि एक बार क्लोज कैमरा में लेके दिखाएं कि इस एज में
हमारे जवानों की फैमिलियां इस धरने में आ रही हैं। जो भी इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए। क्या ये उम्र इस तरीके से जंतर मंतर पे आने की है? किस तरीके से हमारे आकाओं ने, जिनके हाथ में हमने बागडोर दे रखी, मजबूर कर दिया है कि यहां तक आने के लिए। अगर मैं आपको कुछ फिगर दिखाना चाहूं तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। 1967 से पहले का जिक्र करता हूं। सिपाही को डिसेबिलिटी मिलती थी 25 रुपए, नायक को मिलती थी 30 रुपए, हवलदार को मिलती थी 36 रुपए, नायब सूबेदार को 50 रुपए, सूबेदार को 75 रुपए, सूबेदार मेजर को 90 रुपए और ऑनरी कमीशन जेसीओ और सर्विंग ऑफिसर्स उनको मिलती थी 150 रुपए। आगे चलकर ये 1985 में सिपाही की 45 रुपए हो गई और नायक और हवलदार को क्लब कर दिया, उनकी 60 रुपए हो गई। जेसीओ साहब तीनों को क्लब कर दिया, उनकी 110 रुपए और ऑनरी कमीशन ऑफिसर और ऑफिसर्स की 170 रुपए, यानी कि सूबेदार मेजर की 110 रुपए और ऑफिसर्स की 170 रुपए। तो यहां पर मात्र 60 रुपए का अंतर था, 60 रुपए का, और इनको क्लब करना शुरू किया। हम ये कहते हैं कि सिपाही को और हवलदार के साथ क्लब क्यों कर रहे हो? ये डिसेबिलिटी है। अगर सिपाही का हाथ कट रहा है, सिपाही की आंख जा रही है, तो जनरल साहब की आंख से क्या वो आंख कम वैल्यू रखती है? उतनी ही हाथ की वैल्यू सिपाही के की है, उतने ही हाथ की वैल्यू किसी अधिकारी की है। तो उस हाथ का जो कंपनसेशन है सबको एक बराबर मिलना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भेदभाव कहां पहुंच गया? ये 2005 31 दिसंबर 2005 को सिपाही से लेकर हवलदार तक इनको पहुंचा दिया 1550 रुपए पर, जेसीओज को कर दिया 1900 रुपए पर और ऑनरी कमीशन जो जेसीओ लेते हैं और सर्विंग ऑफिसर्स पे 2600 रुपए पर। अब यहां से क्लब करना शुरू किया। इसके बाद जब देखा 7वें वेतन आयोग ने कि यहां पर विसंगतियों में कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने 3 स्लैब बना दिए, जवानों का 1, जेसीओज का 1 और अफसर्स का 1। वो जो स्लैब बनाए वो स्लैब इस तरीके से थे कि हवलदार तक 12,000 रुपए, यानी कि पे लेवल 5 और उससे नीचे विसंगति पेंशन 12,000 रुपए, और जेसीओ साहब के लिए इसको रखा 17,000 रुपए और अफसर्स के लिए सर्विस ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर जो ऑनरी लेते हैं उनके लिए रखा 27,000 रुपए। ये 7वें वेतन आयोग ने ये सिफारिश की थी, जिस सिफारिश को हमारे अधिकारियों ने नहीं माना और उन्होंने पेंशन का जो लास्ट एम्यूलमेंट में पेंशन बनती है आपकी बेसिक पे और एमएसपी, एनपीए, एक्स ग्रुप जो सब मिला के उसका 30% रखा। 30% रखने का मतलब सीधा साधा सा ये है कि जवान और जेसीओ की जो पेंशन है वो कम है, 30% रखा। तो हवलदार तक जो 12,000 का स्लैब था वो घट के 7 और 8,000 पर आ गया। जो जेसीओज के लिए 17,000 का स्लैब रखा था वो घट के 11 और 12,000 पर आ गया, और जो अफसर्स के लिए 27,000 का स्लैब रखा हुआ था वो बढ़ के 55 और 60,000 पे पहुंच गया। इस तरीके से यहां पर ये विसंगति हुई। ये होना तो ये चाहिए था कि डिसेबिलिटी सबके लिए एक समान होनी चाहिए थी, क्या सिपाही और क्या जनरल। जब कहते हैं जवान, और जवान सबका उद्देश्य एक ही है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, और उसी की रक्षा करते हुए अगर किसी आदमी का एक पैर जाता है, हाथ जाता है, तो उसकी कीमत भी एक ही होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। ये विसंगति हुई। इसी तरीके से और बहुत सारी रिपोर्टें यहाँ
आपने देखा होगा पिछली बार कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी डिसेबिलिटी के ऊपर, जो आपने देखी होगी, जिसमें कहा गया है कि अफसर्स अब रिटायरमेंट जाते हुए 36 से 40% डिसेबिलिटी पेंशन लेकर जा रहे हैं। 36 से 40%। और हद तो जब हो गई जब मेडिकल अफसर्स का आंकड़ा ये 50% को भी क्रॉस कर गया। यही 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में 2006 में जवानों की जो डिसेबिलिटी का रेशियो था वो था दोस्तों 18.9 और अफसर्स का जो रेशियो था 13.6 और 13.6 से कहां पहुंच गया 50% पर और जवानों का रेशियो वहां से घट के 60% पर आया। ये 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, ये वेतन आयोग का जो तैयार रिपोर्ट करके रिकमेंडेशन दिया था उनके आंकड़े हैं। और कैग के आंकड़े जो 23 और 24 के लिए आए हैं उन्होंने तो बस सरकार की भी आंखें खोल दी और उसके ऊपर पैनल बैठा दिया गया है। लेकिन अफसोस, हमारे चीफ साहब ने कहा था कि डिसेबिलिटी में लूप होल है, इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और आज इंक्वायरी भी वही लोग करेंगे, लेने वाले भी वही हैं और उसकी जांच भी करने वाले वही लोग करेंगे। तो आप क्या समझते हो, यहां क्या सवाल तो पैदा हो रहा है, मैं क्या कहूंगा, आप सब समझदार हैं, सब समझते हैं। इस तरह की विसंगतियां एक नहीं अनेक हैं। यहां आपने पढ़ा होगा, इससे अलग क्या ग्लेशियर में अलाउंस एक नहीं होना चाहिए? काउंटर इंसर्जेंसी का अलाउंस एक नहीं होना चाहिए? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक नहीं होना चाहिए? क्या पेट्रोल आपको सस्ती मिलती है? क्या आपको सब्सिडी मिलती है? बाजार से कोई सामान आपको सस्ता मिलता है क्या? सबको एक रेट पर मिलता है, तो सबका खर्चा एक है। उसी तरीके से ये जो अलाउंसेस हैं ये एक होने चाहिए। यहां पर एक नहीं अनेकों विसंगतियां हैं, इन सब का लेखा जोखा आपको मिलेगा। इस पे काम चल रहा है और यही ज्ञापन हमने अपने जिले में 30 अप्रैल को 11 बजे अपने सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना है। दूसरा दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, संस्थाओं के, अपने पूर्व सैनिकों की यूनियनों के फोन आते हैं कि क्या हम फेडरेशन में मिलकर उनके अधीन में काम करेंगे। नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपकी जो फेडरेशन, आपकी जो संस्था है, जो जिस नाम से है, जैसे काम कर रही है, वो आपकी अपनी जगह पर एज इट इज ऐसे ही काम करेगी। सिर्फ आपने केंद्र में अपनी एक संस्था बनाई है, एक फेडरेशन बनाया है, आप उसके साथ एफिलिएटेड हैं। आप जब केंद्र में वहां कोई बात करनी होगी तो आप सबको कॉल की जाएगी। आप सबकी कोई ऐसी मांग है जिसको आपने बड़े लेवल पे उठाना है तो आप अपने फेडरेशन के साथ लेके आएंगे। बाकी जैसे आपकी संस्थाएं चल रही हैं ऐसे ही चलती रहेंगी। इसी तरीके का आपका अधिकार जो है आज वही बरकरार रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आज जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। बस एक ये है कि अभी 1, 2, 4, 6 अलग अलग थे, अब एक मिलके हमने अपना एक मुखिया चुना है जो हमारी सबकी संयुक्त रूप से नेशनल लेवल पर मांग उठाई जाएगी और एकत्रित होंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो ये है, और आपको अगर जरूरत पड़ती है आगे बढ़ाने की तो आप उनके साथ अप्रोच करेंगे और वो आपके साथ आपकी मांग को बड़े लेवल पर उठाएंगे। ये है फेडरेशन जो आपका बना है। दोस्तों, मैं अभी भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने हमारे पूर्व सैनिकों को अभी तक पता नहीं चला है कि ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या में ऐसे लगे हुए हैं, पता नहीं सुबह से शाम, शाम से सुबह, कोल्हू के बैल की तरह लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे कि ये विसंगतियां अगर हल होंगी तो सबको होंगी। कुछ लोग कह देते हैं कि उनका होगा तो हमारा हो जाएगा, आपका होगा वही हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस
मानसिकता को निकालिए कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अरे भैया, भगत सिंह हर घर से पैदा होगा, तभी जाके समाधान निकलेगा। दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना छोड़ें, तैयार हो, घर से निकलें। 30 अप्रैल को जो आज तक मीडिया आपको नहीं दिखा रही, वो मजबूर हो जाए, उनके पास कोई मसाला ही ना बचे कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को कवर करे। 3 अप्रैल को पहली बार आज तक ने एनडीटीवी ने उन लोगों ने कवर किया, छोटा सा स्पेस दिया, लेकिन 3 अप्रैल को हम चाहते हैं कि आपकी जिस तरीके से 3 अप्रैल को आपकी न्यूज़ बनी, इसी तरीके से 30 अप्रैल को ये ब्रेकिंग न्यूज़ बननी चाहिए, और ये सिर्फ ना कि नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पे जानी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर पूर्व सैनिक किस तरीके से आज रोड पर निकले हुए हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने, मैं फिर कहता हूं, तरन तारण वाले साहब लोगों के लिए जो ड्यूटी छोड़ के आज आए हैं, इसी तरीके से आपने सबको जगाना है, सबसे अप्रोच करना है कि भाई घर से निकलिए, ये हमारी नहीं, आपकी नहीं, ये पूर्व सैनिकों की, हमारी सबकी जरूरत है। और ये हमारे लिए नहीं, हम तो अपनी जिंदगी जी चुके, हम आने वाली पीढ़ी के लिए ये करके जा रहे हैं। हम उनको कोई जवाब नहीं दे सकते। कल को आपसे पीढ़ी पूछेगी कि आपके साथ इस तरीके से अन्याय होता रहा, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा पाप है। और जिस तरीके से आप झुकते हैं, जिस तरीके से आप सहन करते हैं, जिस तरीके से, जिस शालीनता से आज तक आपने इस धरने को चलाया है, मैं इसी शालीनता की, इसी तरीके की मर्यादा की आपसे उम्मीद करता हूं, और अपने सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि भाषा पे कंट्रोल रखें, वो शब्द ना बोलें जो समाज में स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि दोस्तों याद रखना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना नहीं, जब पेड़ पर फल लगता है तो वो झुकता है, अकड़ता नहीं है। अकड़ना नहीं है, अपनी बात शालीनता से रखनी है, सही प्लेटफॉर्म पर रखनी है, सही तरीके से रखनी है, तथ्यों के साथ में रखनी है। हवा में कोई तीर नहीं मारना, उल्टी सिल्टी कोई बातें नहीं बोलनी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर इस वार्तालाप के दौरान अगर मुझसे कहीं कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको, और जो मौजूद नहीं है किसी को, सुनने वाले को गलत लगे, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोल भारत माता की सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।